हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। तो निश्चित रूप से 2022 यानी कि आज के ही दिन 17 सितंबर को हुआ आपका GS2 का पेपर है, जिसमें पॉलिटी जो है वो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। जो क्वेश्चन का लेवल है वो निश्चित रूप से मॉडरेट है। मैं एक और चीज़ बता दूं, क्वेश्चन देखने में हमेशा आसान लगते हैं, लेकिन करने में जब राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत कठिन भी होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो पेपर देखने पर ना जाए कि सरल है सरल है, ठीक है, उस चीज़ को अटैम्प्ट भी करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप इस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं और उसके बाद अपना रिव्यू चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसमें आप अपने जो सारे आंसर्स हैं वो लिख करके पोस्ट कर दीजिएगा और वहाँ पर आपका आंसर जो है वो रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे ज़्यादातर तो ठीक है, एक आध चीज़ देख लेंगे कि क्या क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ आता है। ठीक है, एक ताजमहल वाला केस हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, तो आपको इस टाइप के जो केसेस थे, ये इसमें देखो लिखा भी हुआ है, विद केस लॉज। आपको इस टाइप के केस डिस्कस करने के बाद उसे अपने राइट से जोड़ना था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट टू मूवमेंट ऑफ रेजिडेंस एंड थ्रो, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 में आपको ये चीज़ मिली हुई है और ये चीज़ आपको आर्टिकल नंबर 19 से लिखनी थी। उसमें मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि जो आर्टिकल 19 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि मॉरलिटी हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, जैसे कि हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, आप ट्रैवल एरियाज में नहीं जा सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको इसमें 150 आंसर में 150 शब्दों में लिखने थे। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो 10-10 नंबर के, वो आपको 150 शब्दों में यानी 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू वॉट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन, अब यहाँ पे आपका ओपिनियन है। ठीक है, हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर से, यानी कि भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण से। ठीक है, अब देखो आप इसमें आपको भारत का जो शक्ति विकेंद्रीकरण है, बहुत से लोगों ने क्या किया है इसमें, सेंटर और स्टेट पे रुक गए हैं, सेंटर और स्टेट पे रुक गए हैं। लेकिन इसमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लोकल गवर्नमेंट। तो ये आपको इसमें 3 फैक्टर इंक्लूड करने थे। ठीक है, उसके बाद ये आंसर लिखना था। अगर आप तीनों फैक्टर इंक्लूड करेंगे तो शायद सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कमेटी बनाता है चेयरमैन, जो राज्यसभा की जो मीटिंग है उसको प्रिसाइड करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन था, है ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस है उसका जो पहले कमीशन था वो आपको ध्यान होगा ये टूट गया, 2 हिस्सों में ये बट चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और स्टेटरी बॉडी में क्या फ़ायदा मिले, निश्चित रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया तो इससे कुछ जो पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल गई हैं, सिविल कोर्ट वगैरह की पावर जो वो मिल चुकी है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था, लक्ष्मीकांत में आपको दे रखा है। ठीक है, गति शक्ति योजना, भाई कितना इंपॉर्टेंट योजना थी, सबने सुनी होगी गति शक्ति योजना। मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी, है ना, संयोजकता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के माध्यम से। निश्चित रूप से गति शक्ति योजना के जो हमने कुछ पिलर्स थे, शायद 7 पिलर्स थे, देख लेना आप एक बार। ठीक है, वो भी हमने बहुत पढ़े थे। ठीक है, तो निश्चित रूप से बताता है कि प्राइवेट सेक्टर अब जैसे मेगा पार्क और ये सारी चीज़ें हमें बनानी थी, मेगा पार्क बनाने थे, मेगा फूड पार्क जो बनाने थे, है ना, वो भी इसमें इंक्लूड था। तो रोड कनेक्टिविटी ऐड करनी थी, आपको ध्यान होगा, रेल कनेक्टिविटी ऐड करनी थी, आपको ध्यान होगा, एयर कनेक्टिविटी ऐड करनी थी गति शक्ति योजना में। ठीक है, गति शक्ति योजना में सबके लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री थी, इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री थी, है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री। तो ये चीज़ जो आपको वहाँ पे लिखनी थी, निश्चित रूप से आपको नंबर दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज। इसमें बोला है कि दिव्यांगता जो है, जब तक जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अगर ध्यान नहीं देगी तो खाली ये एक कानून बना रहेगा, इस पर अमल नहीं हो पाएगा, खाली विधिक दस्तावेज बना रहेगा।
सही बात है भाई। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, आपको जो टिप्पणी करनी थी कि ये सही बात है, हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा पहले पॉजिटिव्स दिखाने थे, ठीक है, फिर आपको नेगेटिव्स दिखाने थे। नेगेटिव में कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, और इसके लिए जो प्रमोशन है वो भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही इनके लिए, है ना, ये सारी चीज़ें। सोशल अवेयरनेस आपको एक पॉइंट दिखाना था, ठीक है, सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू DFT इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ द लिमिटेशन टू। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, आपने सबने पढ़ा होगा, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं निश्चित रूप से। हालांकि ये आपको यहाँ पे PM जनधन योजना में आपको दिखाना था कि हमने इतने अकाउंट खोल लिए, वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन आपको ये भी दिखाना था कि कहीं ना कहीं इसमें जो डाटा टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब हो सकती है। इलिटरेसी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक उसकी लिमिटेशन है, ठीक है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो भी इसकी लिमिटेशन है। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, है ना, पॉजिटिव्स में भी यही दिखाने थे, ठीक है। भारत श्रीलंका, इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, है कोई दो राय है नहीं। अब इसको लेकर के आपको जो प्रेजेंट इस पे क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, और यानी कि ये क्वेश्चन जो है अगर मैं इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूं तो इंडिया श्रीलंका इशू का है, इंडिया श्रीलंका इशू एंड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, आपको दिखाना है ये, ठीक है। इसके बाद बात कर लें, आपके विचार में क्या बिमस्टेक एंड सार्क, अगर आपको ये दोनों पता होंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप जब ही कर पाएंगे। डिफरेंसेस एकदम ये बुकिश क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम ये बुकिश वाला क्वेश्चन है, बुक में ये साफ साफ मिल जाता है आपको IR की बुक में, तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को आराम से कर सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट ऑफ पीपल एक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन बताना था। पहली बात तो आपको बताना था कि डिस्प्यूट कौन जो है उसे कौन डिसाइड करता है ना, तो निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके डिस्प्यूट डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ था अभी आपको देखा होगा कि वो जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान की पार्टी का डिस्प्यूट था, ये सारे डिस्प्यूट सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, कि भाई आपने डिफेक्शन तो नहीं किया, व्हाट आर द ग्राउंड्स कुछ भी ग्राउंड्स उसमें दिए हुए हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद रिमेडी क्या क्या अवेलेबल है कि भाई आप अपना जो केस है वो रिमेडी बता सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ रिमेडी मिल सकती है। एक और चीज़ आपको ध्यान होगी, अभी एक राज्य में, ठीक है, वहाँ के जो MLAs थे, है ना, उनको केस लॉ पूछा है ना इसमें, तो आपको केस लॉ भी देना था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये इलीगल नहीं है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर, गवर्नर पे क्वेश्चन है, कोई दो राय है नहीं कि गवर्नर पे हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, ये बोल रहा है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, दोनों चीज़ें आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, दोनों का लिखना है, कोई दो राय बात है ही नहीं इसमें, ये लिखना था आपको, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बताना था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, ठीक है। और स्पेशली इसीलिए रहा क्योंकि अभी कोरोना में जो था उसमें ऑनलाइन जो कैंपेनिंग हुई थी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो फेक न्यूज़ चलती हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो एक्स्ट्रा मतलब बेकार वाला खर्चा होता है जिसमें ये जो अल्कोहल वगैरह बांटी जाती है, इस टाइप के इशूज यहाँ पे आपको दिखाने थे, ठीक है। इसके बाद बात कर लें कि और इसके पॉजिटिव्स भी दिखाने थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन ने कितना एक पॉजिटिव इंक्रीजमेंट किया है वो भी आपको रोल बताना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्कीम्स, इंडिया नीड्स डेफ्ट मैनेजमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको बताना है कि वेलफेयर स्कीम जो है भाई वो हमारी फूड जो सिक्योरिटी है उसको कवर कर सकती है, ठीक है। आपको बताना है कि इकोनॉमिक जनरेशन इकोनॉमी को जो है वो पॉजिटिव में रख सकती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना, डेफ्ट मैनेजमेंट जो फिजिकल डेफिसिट वगैरह होते हैं, निश्चित रूप से अगर वो इन प्रिविलेज सेक्शन के पास पहुंच जाए तो वो एक इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि MSME सेक्टर हो गया, ठीक है आपका, है ना, ये या जो आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए, ठीक है, जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे। एक और चीज़ यहाँ पे आपके सारे मत अलग हो सकते हैं, कोई कुछ लिख सकता है, कोई कुछ लिख सकता है। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, भाई सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना,
सीधे सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको इससे ये क्वेश्चन ऐड कर देना था क्योंकि यहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री भी बनी है। बाकी आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि इसमें बोला है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि राइट ऑफ चिल्ड्रन जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, आपका जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस, ठीक है। आपको बताना है कि स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में ये जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अपर्याप्त है, ठीक है। आपको अवेयरनेस, सोसाइटी अवेयरनेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि ये एजुकेशन किस किस रूप में प्रोवाइड करता है, ठीक है, कितने आवर्स ये स्कूल के लिए देता है, ठीक है, जैसे कितने जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बताता है, ये है ना, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी और आपको बताना था किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव्स हैं इसके, ठीक है। ITU2 भाई न्यूज़ में रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अब बताओ इसमें भी कुछ बचा कि क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है। इसमें ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरना इन द कंटेक्स्ट। अरे यार पेरिस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी क्या? पेरिस कॉन्फ्रेंस से ये क्वेश्चन है सीधे सीधे, ठीक है। पेरिस कॉन्फ्रेंस जो 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन कर देंगे, नेट जीरो कार्बन इशू जो वाली पॉलिटिक्स थी, वो सारा क्वेश्चन है ये। तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन थे कि 10 गुणा जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 नंबर के थे, ठीक है, 100 हो गए, और जो 15 क्वेश्चन थे वो 10 नंबर के हो गए, 150 हो गए, यानी कि टोटल पेपर जो था 250 नंबर का था। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप इस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हो तो अटैम्प्ट करके इसके सॉल्यूशंस वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर रिव्यू मिल जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि आपका सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, या जो अगले साल देने की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पे पॉलिटी की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।